हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले एक्चुअली में थर्ड नंबर चैप्टर का। आई होप आप सब ने पढ़ लिया होगा थर्ड चैप्टर, क्लास 9 का थर्ड चैप्टर फ्रांस की क्रांति आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था। आई होप अगर आपने नहीं करा है तो प्रीवियस वीडियो को आप देख लो, ठीक है। और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हो थ्योरी वो पढ़ाएंगे, वो बनाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। काफ़ी आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुआ था? तो बताओ किस ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति? याद है आपको? 1776, 1789, 1776 दो बार लिखा है, फिर 1832। बताओ कौन सही होगा? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी होगा, 1789। क्योंकि 1789 में ही क्या हुआ था? अमेरिका आज़ाद हुआ था। इसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2 में, कि 1789 में क्या हुआ था? अमेरिका आज़ाद हुआ था। और उसी समय क्या हुआ? फ्रांस की राज्य क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ? अभी सवाल आ रहा है कि बेस्टिल क्या है सर, बेस्टिल का पतन कब हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो बताइए बेस्टिल का पतन कब हुआ? 5 मई 1789 को, 20 जून 1789 को, 14 जुलाई 1789 को, या 27 अगस्त 1789 को? तो आपको पता है बेस्टिल क्या है? बेस्टिल क्या था? एक जेल था कि नहीं? मैंने एक जेल बताया था आपको, बेस्टिल जेल, आप याद करो। जिसको तोड़ने के बाद आज़ादी मिला था। वहाँ से जो भी कैद में थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था फ्रांस की क्रांति में, जिनको गिरफ्तार करके कैद में रखा गया था, उन सबको तोड़ के बाहर निकाल दिया गया। तो कब ऐसा घटना हुआ था? यानी कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था? सवाल ये है, बताइए। तो बेस्टिल का पतन कब हुआ था बताइए? तो सही जवाब ग होगा, 14 जुलाई 1789। और 14 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? फ्रांस की क्रांति या आज़ादी दिवस मनाते हैं फ्रांस की, है कि नहीं? तो 14 जुलाई 1789 की घटना हुई और उसी दिन क्या होगा? फ्रांस को आज़ाद घोषित कर दिया गया, है कि नहीं? आप देखो साथ में पढ़ोगे स्टोरी बना के तो आपको याद रहेगा कि इसके साथ देखो रिलेट करके पढ़ना, इससे एक्स्ट्रा जानकारी आपको रहेगा दिमाग में, है कि नहीं? थर्ड नंबर चैप्टर में आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम ए स्टेट में कौन आते हैं? ए स्टेट की बात समझ रहे? प्रथम स्टेट नहीं था, सामाजिक डिवाइड करा गया था। सामाजिक तौर पे क्या था? फ्रांस के लोगों को डिवाइड करा गया था। तो पूछा फर्स्ट नंबर पे कौन आता था? ए में कौन आता था? जैसे फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, थर्ड ग्रुप था, आपको मैंने डिवाइड करके बताया था। तो ये पूछा ए स्टेट यानी कि प्रथम ग्रुप में कौन आता? फर्स्ट क्लास में कौन आता था? सबसे ऊपर वाले समाज में कौन आता था? सर्वसाधारण लोग, किसान लोग, राजा लोग, या पादरी लोग? तो क्या सही आंसर होगा? पादरी होगा। पादरी को सबसे ऊपर रखा गया था, ग नंबर ऑप्शन होगा, है कि नहीं? फोर्थ नंबर में आते हैं। तो द्वितीय स्टेट में कौन आता था? द्वितीय स्टेट में कौन आता था? सोच के देखो, पादरी, राजा, कुलीन या मध्यम वर्ग? पादरी तो ऑलरेडी फर्स्ट में आएगा, राजा भी नहीं होगा, कुलीन भी नहीं होगा, मध्यवर्ग भी नहीं होगा। क्या सही है? नहीं, इसमें क्या होगा? ग होगा, कुलीन लोग होंगे। सेकंड नंबर किनको रखा गया था? कुलीन को रखा गया था। कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आप याद रखो उसको तुम परफेक्ट रखो, कॉन्फिडेंस के साथ रखो। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कुलीन नहीं तो आपने बोल दिया कि कुलीन नहीं होगा, नहीं, कुलीन होगा। फर्स्ट में पादरी था, सेकंड में कुलीन था, और थर्ड में बाकी सब लोग थे, बचे हुए लोग। देखो क्या पूछा, तृतीय स्टेट में कौन आते थे? दार्शनिक, कुलीन्स, पादरी या न्यायाधीश? देखो न्यायाधीश का काम तो ये नहीं है कि स्टेट में आना, किस लेवल में आया, क्लास में तो आता नहीं। न्यायाधीश किसी भी पार्ट से हो सकता है कि नहीं? कुलीन लोग ज़्यादातर न्यायाधीश बनाए जाते थे, ये भी आपको आइडिया था। मैंने बताया भी था कि न्यायाधीश जो था वो फ्रांस के राजा के द्वारा कंट्रोल भी होता था, क्योंकि वो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनको पैसे देके खिला के काम करवाया जाता था। तो न्यायाधीश तो होगा नहीं। कुलीन ऑलरेडी सेकंड नंबर पे है, पादरी नंबर 1 पे था। तो थर्ड ऑप्शन में कौन आएगा? दार्शनिक लोग आएंगे। दार्शनिक यानी जो किताबें वगैरह लिखते हैं, समाज को बेहतर करते हैं, राइटर्स वगैरह हो गए, इन्हीं को बोलते हैं दार्शनिक। इनका एक अलग सोच होता है, नज़रिया होता है समाज के लिए, समझ गए? तो उन्हीं को दार्शनिक बोलते हैं। तो दार्शनिक क्या आते थे? ये तृतीय स्टेट में आते थे। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा कि वॉल्टेयर क्या था? एक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, लेखक था या शिल्पकार था? अब देखो जिसके बात हम लोग कर रहे हैं, दार्शनिक की बात कर रहे हैं, तो वॉल्टेयर क्या थे? एक तरह के दार्शनिक थे। दार्शनिक यानी एक लेखक थे। ये सबको पता है, इन्होंने कुछ लिखी हैं, किताबें भी लिखी है वॉल्टेयर ने। कौन सी किताबें लिखी है आपको आइडिया है कुछ? वॉल्टेयर ने कुछ तो लिखा था, सोच के बताओ क्या होगा। क्या वॉल्टेयर ने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है? आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। तो ये क्या था? लेखक थे। आगे पढ़ते हैं, सोच के बताना क्या है। फिर 7 में पूछा कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थन करता था? रूसो जो हैं किस चीज़ को समर्थन करते थे? ऑप्शन में है सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या बृहत ज्ञान कोश? तो इसका क्या होगा? सही जवाब क्या होगा?
सॉरी रूसो के बारे में पूछा जा रहा था। हाँ, मैं मॉन्टेस्क्यू वाला पढ़ गया। रूसो किस सिद्धांत का समर्थन करते थे? रूसो के बारे में पूछ रहा है। पहला है समाजवाद, जनता की इच्छा, शक्ति पृथक्करण या निरंकुशता। बताओ क्या सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा ख होगा। जनता की इच्छा के बारे में बोलते थे वो, है कि नहीं? रूसो का ये मानना था कि जनता चाहेगी वो होना चाहिए, समझ गए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख होगा। फिर है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू कौन सा किताब लिखा था? सोच के बताइए। सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या बृहत ज्ञान कोश। कौन सी किताबें लिखी गई थी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो अंग्रेजी में उसका क्या नाम था? बुक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि क्या होगा? विधि की आत्मा। ख नंबर ऑप्शन सही है। ख नंबर ऑप्शन सही है, विधि की आत्मा। जिनका भी ख मारे हैं सही है। अब 9 नंबर में आ जाओ। फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? बताइए। जब ये लड़ाई शुरू हो गया, फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुआ, तो उस समय राजा कौन था? जो सब घटिया राजा था, मान के चलो। तो वो कोई काम करता ही नहीं था, इसलिए तो लोग उससे एकदम तंग आ गए थे, तो उसको हटाना चाहते थे। नेपोलियन थे, लुई 14वां थे, लुई 16वां थे, या मिराबियो थे? कौन थे ये चारों में से? कौन सही होगा? तो लुई क्या होगा? लुई 16 होगा। 16 नंबर जो लुई थे उनकी खामियां थे। लुई 14वां तो थोड़ा चालाक हुए थे, क्रांतिकारी थे, वो दबाव बना के जीतते थे, जनता की सेवा करते थे लगभग में, अच्छा से उनको राजपाट चलाना आता था। लेकिन लुई 16वां जो था बेकार आदमी था, सिर्फ अयासी करता था और जनता के बारे में नहीं सोचता था। इसलिए 9 का क्या होगा? ग होगा। 10वां में आते हैं। 10वां सवाल आपसे पूछा कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। ऑप्शन में है 4 जुलाई, 14 जुलाई, 27 अगस्त या 31 अगस्त। मैंने क्या बताया था? 14 जुलाई बताया था कि जेल तोड़ा गया था, और जेल तोड़ने के जस्ट बाद ही क्या कर दिया? उसी दिन क्या कर दिया गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया फ्रांस को। तो 14 जुलाई सही होगा। क्लियर है? 14 जुलाई 1789 आप ये बोल सकते हो, अगर डेट लिखना चाहो तो। कहीं उसी दिन क्या हुआ था? बेस्टिल जेल को तोड़ा गया था, 14 जुलाई 1789। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो ये जो पढ़े उनके लिए तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, जो थ्योरी पढ़ के आएंगे उनकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है, भरना है खाली जगह को। पहला है कि लुईस 16वां सन डैश में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। ये फ्रांस का राजा कब बना था? लुईस 16वां। सबसे बड़ा सवाल ये बताइए, लुईस 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पे कब बैठा था? ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। कब आया था? तो 1774 लिखेगा। क्या लिखेंगे? 1774 में। आपको मैंने बताया था लुईस 16वां के बारे में। पहले किसका था? लुईस 14वां का राजवंश था, जो ब्रूबो राजवंश से था, अच्छा राजा था लगभग में। और उसी के बाद इसका जो पोता ना हो गया लुईस 16वां, तो उसका बेटा का बेटा हुआ होगा 1516, है कि नहीं? तो 1774 में आया था ये। सही है, देख लीजिएगा, थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया, जिनको याद होगा सबको पता है। सही है। सेकंड देखिएगा, डैश लुईस 16वां की पत्नी थी। अब देखो, शादी किया था किससे करा था? वो ऑस्ट्रेलिया की रानी से करा था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में, दोनों एक ही कंट्री है। ऐसा नहीं है, ये दिमाग में आप हटा लो कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया एक है। नहीं, ऑस्ट्रिया की रानी थी वो। तो ऑस्ट्रिया की रानी का नाम क्या था उस समय बताओ? तो मैरी करके नाम था, मेरी अंत्योनेत। मेरी अंत्योनेत थी, क्या थी? लुईस 16वां की पत्नी थी। वो भी वैसा ही थी, खूब पैसा उड़ाती थी, खूब अयासी करती थी, जनता मेहनत करे और ये लोग क्या करते थे? ऐश मौज करते थे। और आपको पता भी है लास्ट में क्या हुआ था? इन दोनों को फांसी दे दिया गया। ये भी मैंने आपको बताया था। आगे पढ़ लेते हैं। नंबर 3 में है, फ्रांस की संसदीय संस्था को डैश कहते हैं। फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं बताइए? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नेशनल असेंबली बोलते हैं। नहीं, गलत जवाब है ये उस समय की बात है जब फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई तो एक संसदीय संस्था था जिसका कोई वैल्यू नहीं था, वैल्यू दिया नहीं जाता था। वहाँ का जो राजा था लुईस 16वां, वो वैल्यू देता ही नहीं था, या कोई भी राजा हो जाए फ्रांस की, उसने कोई कभी वैल्यू नहीं दिया था। उसका नाम क्या था? स्टेट जनरल था, जो 1614 में बनाया गया। 1614 के बाद मतलब जो उसका मीटिंग हुआ था, सेकेंड मीटिंग मान लो, 175 साल बाद हुआ था। सोच लो, मतलब उसको कोई वैल्यू ही नहीं रखा गया था उस संसदीय संस्था का। 175 साल बाद किसी संस्था में मतलब सोच लो मीटिंग होगा दोबारा, तो उसका क्या वैल्यू है? सोच के देखो। तो उसका नाम था स्टेट जनरल। क्या लिखेंगे? स्टेट जनरल लिखेंगे। फ्रांस की संसदीय संस्था का नाम क्या है? स्टेट जनरल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
4th में बोल रहा है ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को डैश कहा जाता था। ठेका पर यानी कि उनको रखा जाता था काम करने के लिए, काम यानी कि आपको सिर्फ टैक्स वसूलना है। और ज़्यादातर क्या था, पूंजीपति लोगों को ये बोला जाता था जो अमीर हैं ऑलरेडी। गरीब को इसलिए नहीं बोलते, लोग से लगता था कि लेके भाग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और ये लोग बहुत क्या थे, बहुत ये दुष्ट थे थोड़ा सा। ये पूंजीपतियों लोग थे, लेकिन ये क्या टैक्स वसूलते थे, जितना सरकार बोला उतना नहीं वसूलते थे, उससे ज़्यादा वसूलते थे। माना कि सरकार ने बोला, जो वहाँ के राजा जो है उसने बोला कि जाओ तुम 100 रुपया टैक्स वसूलो, तो क्या वसूलते थे 120, 130, 140, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ उनके पेट में। समझ रहे हो। अब कोई रोक टोक नहीं, जितना मन उनका अपना मनमानी वो टैक्स वसूलते थे। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, फार्मर, टैक्स फार्मर बोलते थे। सोच लो, हम लोग फार्मर क्या होते हैं, खेती करने वाले, और टैक्स कलेक्ट करने वाले फार्मर थे। तो इसलिए क्या उसका नाम क्या था, टैक्स फार्मर। समझ गए। या कर किसान आप बोल सकते हो, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो कर किसान लिख सकते हो, या टैक्स फार्मर लिख भी सकते हो, ठीक है। 5वां में है कि डैश के सिद्धांत को स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी। अब देखिए, मोंटेस्क्यू के बारे में आपने बताया कि उन्होंने बुक लिखा था विधि की आत्मा। तो किस सिद्धांत को ज़्यादातर मानते थे, उस किताब में किस चीज़ के बारे में व्याख्या करा उन्होंने, तो उसका सही जवाब क्या होगा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। वो चाहते थे कि जो शक्ति है वो केंद्र के पास ना रहे, सेंटर में नहीं रहे, सबके पास शक्ति रहे। वैसे क्या होगा, देश अच्छे से चलेगा। हाल फिलहाल में देखो भारत सरकार मिस्र की बातें हो रही है कि कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मनी है तो क्या कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा सबके पास होना चाहिए ताकि सब कोई खुश रहें, सब कोई अमीर रहें। समझ रहे हो। तो वही बात करा गया था, पृथक्करण की बात करा गया था, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आप बोल सकते हो। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत दिया गया था, मोंटेस्क्यू ने दिया था। 6ठा में देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, ये किसके द्वारा लिखा गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोल सकते हो आप। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, रूसो के द्वारा लिखा गया था। रूसो क्या चाहते थे, पूर्ण परिबंध चाहते थे। बाकी लोग तो चाहते, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर क्या चाहते थे कि जो भी गलतियाँ उसको सुधारा जाए, लेकिन नहीं, रूसो बोलते कि पूरा तरह से नियम कानून सबको चेंज करो, एक नए तरह से बनाओ। और उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सामाजिक संविदा। और लोगों के फीलिंग्स और समाज के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते थे, है कि नहीं। तो रूस का सही जवाब होगा। 7वां में आ जाइए। 7वां बोल रहा है 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने डैश की घोषणा की। इस दिन क्या हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसको, ये पूरा वर्ल्ड ने इसको बात को फॉलो किया था, आप एक तरह से मान के चलो तो इस डेट आपको याद रखना है। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने क्या करा था, जैसे ही आज़ाद हुआ नेशनल असेंबली बना और उन्होंने क्या बोला, मानव और नागरिकों की अधिकार की बात की उन्होंने। मैंने आपको बताया था, मानव और नागरिकों के अधिकार की बात की या अधिकार की घोषणा की। अंग्रेजी में बोलना चाहता द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, है कि नहीं। मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा करा गया, नेशनल असेंबली ने करा 27 अगस्त 1789 को। तो ये बात याद रखना, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ओके। 8वां देखिए, 8वां बोल रहा है कि जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। अब देखो, यही व्यक्ति वो था जिसने क्या स्टार्ट करा था, आतंक का राज स्टार्ट करा था, सबको मारना काटना शुरू कर दिया। ये था, ये देशभक्त था, ऐसा नहीं कि देशद्रोही था, लेकिन जो राजा वराजा था जो तंग किया था, सबको ये मारने पे उड़ता रहा। जैसे क्या था, हमारे आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत के बारे में सोचो, ऐसे थोड़ी कि शांति से मिल गई आज़ादी। बहुत लोगों ने खून बहाए, लड़ाई करे, तो ऐसे ही नेता थे ये। समझ गए। जैकोबी दल का जो नेता थे ऐसे ही नेता, सबको मारना काटना ही शुरू करवा दिए, फांसी दिलवाना स्टार्ट कर दिए। तो जैकोबी दल का प्रसिद्ध नेता क्या था, आपको मैंने बताया था, उनका पूरा नाम था मैक्समिलर रॉबस्पियर। मैक्समिलर रॉबस्पियर से भरना है 8वां में, ठीक है। 9वां में आते हैं। 9वां बोला कि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डैश ईस्वी में हुआ था। दास प्रथा एक्चुअली में कब पूरा खत्म हुआ था, पूरा खत्म हो रहा है, अंतिम रूप से बोल रहा है। तो अंतिम रूप से कब हुआ था, जब फ्रांस के जितने उपनिवेश थे वहाँ भी खत्म हो गया था। उपनिवेश का मतलब आपको बताया था ऑलरेडी, जिसपे कंट्रोल हो उसको बोलेंगे उपनिवेश। जैसे फ्रांस का भी था, बहुत सारे जगहों पे का था कंट्रोल था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे जैसे फ्रांस में ख़त्म हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन जो फ्रांस के उपनिवेश थे वहाँ पे ये दास प्रथा खत्म नहीं हुआ था। जब वहाँ पे ख़त्म हो गया तब उसको अंतिम रूप माना गया। अरे मैंने आपको लिखाया भी था कि दास प्रथा जो अंतिम रूप से ख़त्म हुआ था वो हुआ था 1848 में हुआ था। कितना, तो 1848 में हुआ था, फ्रांस के उपनिवेशों से हटाया गया था। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1848, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन डैश में मिला। देखो,
फ्रांस आज़ाद भी हो गया, नया संविधान भी बन गया, फिर भी महिलाओं का अधिकार नहीं था कि वो वोट दे सकें। काफ़ी महिलाओं ने आंदोलन करा, है कि नहीं। आंदोलन के बाद उनको दिया गया 1700 या 1800 या 1900, बताओ क्या होगा। तो ये होगा 1946, 1946 सबसे लास्ट में। सोच के देखो, 1946 तो लगता है हाल फिलहाल की बात होगा, है कि नहीं। तो 1946 में दिया गया था फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार, याद रहेगा 1946। और उसमें क्या एक संस्था ही बनाया गया था, आपको मैंने बताया था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड क्या बोलते हैं, रिपब्लिकेशंस वुमेन करके बनाया गया था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकेशंस वुमेन, ठीक है। और 1946 में क्या कराया था, ये कर दिया गया था आज़ाद। और जो संस्था था उसका जो मेन हेड कौन थी ओलंप दे गुज, वो क्या थी, अभिनेत्री थी, है कि नहीं। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। अब आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि आपको खुद से लिख के बनाना होगा। 50 वर्ड में आप बनाएंगे इसको, 50 शब्दों में। पहला से पूछ रहा है कि मैं आपको सिर्फ ओवरऑल आइडिया दे दूंगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव वाले तो हो गया, जो क्या कहते हैं जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है, और 9th वाले के लिए तो है ही। तो जॉब वाले हैं जो सिर्फ उतना देख लो, बाकी है बच्चों के लिए जो 9th वाले हैं, सब कुछ कैसे लिखोगे तो खुद से लिख लेना चाहिए। फिर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। पहला पूछा कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। आपको राजनीतिक कारण के बारे में बताया था, पूरा डिटेल में बताया था कि राजनीतिक कारण क्या थे। बहुत सारे कारण भी बताए थे। फ्रांस की क्रांति के एक कारण मैंने बताया नहीं था, बहुत सारे कारण। तो राजनीतिक कारण भी क्या था कि जो लुईस 16वां था वो बहुत अच्छा नहीं था, निरंकुश था, फिजूल खर्ची करता था, है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया के रानी से शादी किया, वो भी फिजूल खर्ची करती थी, लोगों को सुनती नहीं थी। फिर ये भी लिखना उसके अंदर कि उसके अंदर जो 1500 ऐसे अधिकारी थे जो कि काम नहीं करते थे, और उन पर 9% हमको क्या कहता खर्च हो जाता था। पूरे मतलब जितना भी संसाधन था 9% उनको दिया था, पैसे का खर्च होता था। साथ में ये भी लिखना कि राजनीतिक कारण भी, कि अमेरिका को इन्होंने 10 अरब डॉलर दिए थे, मतलब 10 अरब डॉलर नहीं लिब्रे दिए थे, जिससे क्या हुआ, कंगाली छा गया फ्रांस के अंदर, है कि नहीं। तो ये सब का है राजनीतिक कारण है। फिर ये भी लिख सकते हो संसदीय संस्था थी जिसका नाम था स्टेट जनरल, उसको कोई वैल्यू नहीं देता था। 1614 में पहली बार मीटिंग हुई, फिर दूसरा जो मीटिंग 175 साल बाद हुआ। और लुईस, फिर ये भी लिख सकते हो लुईस 16वां खुद को अपने आप को बहुत क्या था, घमंडी था, वो बोलता था कि मैं ही राज हूँ, लेकिन फिर भी योग्य नहीं था, वो बेकार था। साथ में उसके जो अधिकारी थे उसके कंट्रोल में नहीं थे, है कि नहीं। ये सब बातें लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति में सामाजिक कारण क्या थे। सामाजिक कारण तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, समाज 3 भाग में डिवाइड था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये बोल सकते हो। फर्स्ट स्टेटस या सेकंड स्टेटस, थर्ड स्टेटस बोल सकते हो। स्टेट्स फर्स्ट वन किसको रखा गया था, पादरी लोगों को रखा गया था। तो सामाजिक कारण पूछ रहा है, देखो लिखने को पादरी लिखा गया था, सेकंड में कुलीन लिखा गया, थर्ड में जो थे और मिडिल वाले आते थे। तो ये लिखना है कि जो कुलीन लोग थे वो मिडिल वाले से या जो लोअर वाले उससे बहुत क्या करते थे, नफरत करते थे, उनसे काम करवाया जाता था, ज़्यादातर टैक्स ज़्यादा वसूला जाता था। ये सब बातें डाल सकते हो, ये सारी बातें। लोग सामाजिक में क्या चाहते थे, मध्यम वर्ग के लोग क्या चाहते थे कि जो हमको सामाजिक जो हमको जो पर्सनालिटी मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेवल दो मिलता है कि ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे, थर्ड पे है, वो वंशज के आधार पे ना मिले, योग्यता के आधार पे मिले, जो सामाजिक रैंकिंग है कि नहीं। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। तीसरा में आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूरा क्रांति के आर्थिक कारणों को प्रकाश डाले। आर्थिक कारण क्या हो सकता है, पैसा की बात। तो पैसा तो क्या हुआ, देखो युद्ध इसने लड़ा तो इसने क्या करा, पैसे बहाए खूब, और इसने क्या करा, अमेरिका को हेल्प करा था, तो अमेरिका को हेल्प करा था कोई, उस पैसा तो लगा ना भाई। अब पैसा लगा तो इसने क्या करा, वहाँ का जो राजा था लुईस 16 उसने क्या करा, टैक्स वसूलना शुरू करा, और भी असमान टैक्स कि गरीब लोग से ज़्यादा टैक्स, अमीर लोग से कम टैक्स। तो टैक्स फॉरन बनाया जो कि टैक्स वसूलता था, एक्स्ट्रा वसूलता था। ये सारे बातें लिख सकते हो। भूमि पर टैक्स लगाया था जिसका नाम हम बताए थे आपको, टैले। धार्मिक टैक्स लगाया था जिसको तीखे बोला गया। नमक तंबाकू जो भी खाने नॉर्मल चीज़ें खाने पे, गिफ्ट पे, यहाँ तक कि टोल टैक्स लगाया। फिर जो नजराना दिया था, नजराना मतलब किसी की खुशी में या किसी को देखा रेखी में जो पैसे दिया था, जिसके आजकल भी नजराने होते हैं कि कोई अगर नए घर में शादी होता तो क्या ऐसे दे दिया जाता है पैसा, तो नजराना वगैरह तक में टैक्स लगा देते थे। सोचो कितना ये हरामी था, सोच के देख रहे हो कितना ही बदमाश राजा था, हर चीज़ में टैक्स लगा दिया। तो एकदम आम जनता क्या हुआ, तंग आ गया। तो सामाजिक क्रांति कर दिया कि फ्रांस की क्रांति हमको आज़ादी चाहिए इस राजा से, है कि नहीं। तीसरा मिल रहा है क्रांति में आर्थिक कारण, तो बता दिया। चौथा आते हैं फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक कारणों का करेंगे। बौद्धिक कारण उनका मतलब क्या करेंगे, जो महान लोग थे बौद्धिक कारण उनका बात करेंगे। उन्होंने क्या करा, समाज में मतलब जो भी है अंधविश्वास को ख़त्म करा, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू हो गया, वाल्टियर हो गया, रूसो हो गया। सबके बारे में 2-2 लाइन लिख दोगे कि कौन कौन किताब लिखे हैं
उनका क्या क्या सिद्धांत था। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू थे, उनका सिद्धांत क्या था, शक्ति प्रतिगमन सिद्धांत को ज़्यादा फॉलो करते थे। वॉल्टेयर थे, तो वॉल्टेयर भी क्या थे, यही चर्चा की चर्च समाज और राजतंत्र को जो भी दोष था उसको दूर करा, ज़्यादा धर्म वाले चीज़ों को इन्होंने देखा, धर्म और समाज को। फिर रूसो आ गए, रूसो ने क्या कहा, पूर्ण परिवर्तन करो भाई, सुधार से काम नहीं चलेगा। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर बोलते कि सुधार से काम चल जाएगा, लेकिन रूसो को मानता नहीं, सब चीज़ चेंज करो। और इन्होंने बुक किताब लिखा था सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको यानी समाज के लोगों पर ज़्यादा इनका ध्यान था। ये सब लिख सकते हो, और एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो दिदरो के बारे में, जो कि याद है बृहद ज्ञान कोश नामक की किताब लिखे थे वो। फिर अर्थशास्त्री के बारे में आपको बताया था, जिनका नाम था क्वेजनो क्या था, तुर्को थे, तुग्रो। उन्होंने मुक्त व्यापार को सपोर्ट किया था, यानी कि फ्रीली जिसको व्यापार करना करे। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। बौद्धिक कारण के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम आप डाल सकते हो, जो लेखक वगैरह थे या जो भी मान के चलो। फिर देखो नंबर 5वां जो बोला, लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटर्स डी कैचेट, ये टर्म मैंने आपको बताया था। लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं, बताओ। तो ये आपको मैं बताया था ना, था व्यक्तिगत और धार्मिक कारण के अंदर मैंने ये बात बताई थी कि लोगों को गिरफ्तार मनमानी कर लिया जाता था। मतलब 400 ऐसे कानून जिसके तहत क्या था, लोगों को जैसे मन वैसे उठा लिया। अब बताना भी नहीं है, पहले उठा लेना, उसके बाद बताना है। कैसे भी उसको बस फंसा के मतलब जेल में बंद कर देना, गिरफ्तार कर लेना और फांसी भी देना, ऐसा इस तरह की बातें होने लगी थी। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में थी। तो उसमें जो टर्म था लेटर्स डी कैचेट, इसमें क्या होता है ना कि राजा जो बोल दिया, मतलब राजा क्या बोलता है, जैसे क्या था, किसी भी क्या चलता था, एक तो क्या बोलते हैं जनरली क्या चलता है, किसी पे केस होता है तो फिर वो लड़ता है कि नहीं। तो कुल मिलाकर इसमें राजा कंट्रोल करता है। राजा जिसको पे अथी लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया, तो समझो कि सुधर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी फुली कंट्रोल राजा के पास, लेटेस्ट डी कैसेट के अंदर, समझ गए। ये आप लिख सकते हो। फिर 6वां बोला, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम क्यों पड़ा, देखो वैसे क्योंकि वहाँ के लोग के देख के इन लोगों को भी मन में जाएगा कि हम लोग को भी क्रांति आनी चाहिए। दूसरा बात ये भी बोल सकते हो कि उन लोग को आज़ाद करने में फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ था, पैसों को सपोर्ट करा तो गरीब भी बन गया, आर्थिक स्थिति फ्रांस की ख़राब हो गई, ये भी आप लिख सकते हो। अच्छी और बुरी बात दोनों लिख सकते हो, ठीक है। 7वां में लिख देना कि मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो ये तो आप जानते हो यार, मानव का मौलिक अधिकार क्या होता है, बोलने की आज़ादी होना चाहिए, लिखने की आज़ादी होना चाहिए, नागरिकों की अधिकार होती है, सब इसमें लिख दो जो भी मन करे। मौलिक अधिकार के बारे में ज़्यादातर डाल देना इसके अंदर। फिर 8वां कि फ्रांस की क्रांति पर इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस जब आज़ाद हुआ या क्रांति जो हुई, इससे इंग्लैंड में कोई फ़र्क पड़ा। हाँ, इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारा फ़र्क पड़ा। इंग्लैंड में बहुत सारे नियम कानून चेंजेस करे गए। वहाँ के लोगों ने भी ये बात मानी कि यहाँ जो वही होना चाहिए, सबको आज़ादी मिलना चाहिए, मतलब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ 1832 में क्या लाया था, संसदीय सुधार अधिनियम लाया था, जिसमें जो भी कमियाँ थी उसको हटाया गया। साथ में देखो इंग्लैंड में क्या हुआ, जमींदार प्रथा जो थी उसको ख़त्म करा गया था। साथ में फिर औद्योगिक क्रांति भी आ गया। ये सारी बातें आप लिख सकते हो। फिर वही बात बोलेगा कि इंग्लैंड पे फ़र्क पड़ा। आप पूछ रहा है कि इटली पे क्या फ़र्क पड़ा। इटली के बारे में मैंने बताया था कि इटली में क्या था, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो नेपोलियन जो आए, नेपोलियन आकर क्या करें, उन्होंने सबको एक साथ कर दिया, है कि नहीं। नेपोलियन सबको मिलाया। नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल है, जो बहुत सारे देश हैं सबको जोड़ने में नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल है, समझ गए, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो ये सब बातें लिख सकते हो। फिर 10वां में कि क्या जर्मनी को कैसे प्रभावित, जर्मनी के बारे में भी लिखना चाहते हो तो लिखो आराम से। कि देखो जर्मनी के बारे में सबसे बड़ा पॉइंट ये लिखना कि जर्मनी तो ज़्यादा 300 स्टेट्स में डिवाइड था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने सबको मिलाया और इसको 8 स्टेट में ला दिया। यानी कि जर्मनी का एकीकरण किया गया नेपोलियन बोनापार्ट का। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल है फ्रांस की क्रांति का, है कि नहीं। ये आप लिख सकते हो। फिर आप डालना है कि 10वां में फ्रांस की क्रांति में जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ, क्योंकि मैंने बता ही दिया जर्मनी के बारे में, तो ख़त्म हो गया। दीर्घ उत्तरीय में लिखना है, इसमें कम से कम 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। 10 क्वेश्चन है, मैंने आइडिया दे रहा हूँ, आराम से आप लिख लेना। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, तो इसमें सारा क्रांति का जो रीज़न था सब डाल दो। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सब बारी बारी से डाल दो। उसमें सब में 2-2 लाइन लिख देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट पूछा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें। परिणाम क्या क्या हुआ। तो पहला परिणाम तो ये हुआ कि फ्रांस आज़ाद हो गया, लोगों को क्या हुआ, धार्मिक आज़ादी मिला, धर्मनिरपेक्ष बन गया सब। वाणिज्य और क्या बोलते हैं व्यापार में वृद्धि हुआ। और सेकंड नंबर पे आ भी गया था, है कि नहीं, दास प्रथा खत्म हो गया। बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो। जो पुरातत्व व्यवस्था था वो ख़त्म कर दिया गया। फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा मिला। ये सारी बातें लिख सकते हो। शिक्षा को वृद्धि हुआ। तो
तो ये सब बहुत सारे रीज़न आप लिख सकते हो, आराम से 200 शब्द में इसको भर सकते हो। पेरिस में क्या पेरिस यूनिवर्सिटी बनाया है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, तो ये है परिणाम। साथ में आप परिणाम ये लिख सकते हो कि फिर देखो फिर दूसरा पूछा क्या रहा कि फ्रांसीसी क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। कैसे मध्यवर्गीय क्रांति कैसे थी बताओ? क्योंकि देखो बड़े लोगों को तो प्रॉब्लम था नहीं, और ना ही जो कुलीन थे उनको प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम तो था जो मध्यम वर्ग उन्हीं को प्रॉब्लम आता, क्योंकि उन्हीं से टैक्स ज़्यादा वसूल रहा था। तो उन्हीं लोगों ने क्या करा था, ये बातें फैलाई थी, इन्होंने ही लड़ाई करा, इन्होंने ही क्या करा, आपको मैंने स्टोरी बताया भी था कि लोग गए और मीटिंग में भाग लेना था, भैया भाग लिए, इनको फिर इनको मज़ा नहीं आया तो बाहर आ गए, इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर अगले दिन इनको रोक दिया गया। तो इन्होंने क्या करा, ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाकर नेशनल असेंबली बना लिया। फिर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ा, जो भी बंद थे कैदे में उनको निकाला गया, आज़ाद हो गए। तो मध्यम वर्ग का ही सारा कमाल है, समझ गए। फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिक का क्या योगदान था? दार्शनिक का मतलब वही हो गया जो राइटर लोग हैं, लेखक लोग हैं, जैसे क्या हो गया, वॉल्टेयर हो गए और रूसो हो गया। ये सारे जो हैं उनके बारे में 2-2 4-4 लाइन लिख देना है, काफ़ी है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं फ्रांस की क्रांति, क्या लिखा हुआ, क्रांति की देनों का उल्लेख कर, इससे क्या हुआ, क्या देन है। फ्रांस की क्रांति की देनों का उल्लेख करें। फ्रांस की क्रांति की देनों का मतलब से फ्रांस की क्रांति की देन, इससे क्या क्या चेंजेस हुआ और क्या, फ्रांस की क्रांति से क्या क्या फ़र्क पड़ा, तो वही सारे बात फिर से लिख देना है। ये क्रांति का देन, ये सब चीज़ें हैं। ये कारण लिखता तो वो लिख देना, लेकिन देन क्या हुआ, तो एक अदर कंट्री पे डिफेक्ट हुआ, फिर सामाजिक कारण हो, ये सब चीज़ लिख तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, ये देन है। ये सब फ्रांस की क्रांति का ही तो देन है। चाहे इटली या जर्मनी या पोलैंड में जो चेंजेस है वो तो किसका देन है, फ्रांस की क्रांति का ही देन है। तो ये सब बात से लिख सकते हो आप, 2-2 4 लाइन तो आराम से लिख दोगे। इटली के बारे में 2 लाइन, जर्मनी के बारे में, पोलैंड के बारे में और इंग्लैंड के बारे में, हो गया। फिर लिख रहा है वही कि फ्रांसीसी क्रांति के यूरोपीय देशों पर किस तरह से प्रभाव था, सेम बात है, वही वाला छाप देशों में कि अदर अदर देशों पे क्या प्रभाव पड़ा था। इसमें इटली, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, इस सब के बारे में डाल देना है, ठीक है। दोनों में सेम चलेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं भाइयों। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्या है, फ्रांसीसी क्रांति एक युगांतरिक घटना थी। इस घटना की पुष्टि करें, युगांतरिक घटना थी, बिल्कुल थी, क्योंकि जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति होता अदर देशों ने भी चाहा था कि हमको आज़ादी मिले, लोग इससे क्या हो सीखे, लोगों के अंदर क्या क्रांति की भावना जागी, इसलिए युगांतरिक घटना है, बिल्कुल है। पहले राजा का हक हुआ करता था, अब राजतंत्र से क्या हुआ, प्रजातंत्र हो गया, लोगों के पास पावर पहुंच गया। बहुत बड़ा घटना था ये, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल है, फ्रांस की क्रांति के लिए लुईस 16वां किस तरह उत्तरदायी था? बिल्कुल ज़्यादा उत्तरदायी था, बहुत ही बड़ा अयास था ये, जो कोई मतलब नहीं था समाज से, ये खुद को ही राज्य मानता था, सब चीज़ इसी के अंडर में था। सब जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जो मन करे वो लिखो लुईस 16वां के बारे में। फ्रांस की क्रांति में जैकोबी दल की क्या भूमिका थी? जैकोबिल दल की क्या भूमिका, जैकोबी दल ने क्या करा था, सोचिए देखो क्या करा था इसने। इसी दल ने क्या करा था, आतंक का राज स्टार्ट करा था। सबको इसने क्या करा, फांसी देना स्टार्ट कर दिया। लगभग कितना लोगों को फांसी दिया गया था, सोच लेके देखो, मतलब बहुत कम दिन में लगता 13-14 लोगों को फांसी दे दिया था इसने ही। इसी मतलब असेंबली की मदद से क्या था, जो लुईस 16वां था उसको फांसी दिया गया, उसकी पत्नी को फांसी दिया गया, है कि नहीं। तो बहुत बड़ा रोल है। और जो इनका हेड थे उनका भी नाम लिखना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। 8वां में आते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए लुईस 16वां किस तरह बताया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से। फ्रांस की क्रांति के लिए जगह ये बता दिया, 9वां बता दिया। 10वां लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन सा सुधार पारित किया? नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार पारित किए? आप देखो, नेशनल असेंबली में बहुत सारा प्रॉब्लम था कि मध्यम वर्ग का कब्जा हो गया था, मध्यम वर्ग ने क्या करा, लड़ाई किया, तो मध्यम वर्ग का कब्जा हो गया। लेकिन नेशनल असेंबली का अलग लिखना है आपको, नेशनल असेंबली क्या क्या ठीक करा, तो नेशनल असेंबली क्या ठीक करा था, बहुत सारी चीज़ें ठीक करी थी। फिर नेशनल क्या कन्वेंशन जो इसको बाद में चेंज करा गया, है कि नहीं। तो ये दोनों के बारे में आपको अलग अलग चीज़ें लिखनी है। नेशनल असेंबली से जो पुराना वाला जो फ्रांस की क्रांति था उसको चेंजेस करा, मैंने आपको पिछला में बताया भी था, है कि नहीं। और नेशनल कन्क्लेव जो था कि नया से फिर से जो संविधान बना उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, और जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 1795 में नया संविधान बना, नेशनल बोनापार्ट को अथी बनाया गया, है कि नहीं। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो, बहुत इजी है। आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आराम से आप खुद के लिख सकते हो। बस इतना याद रखो कि नेशनल असेंबली के बारे में अलग लिखना है, ठीक है, और नेशनल कन्वेंशन जो कि नेशनल असेंबली को बाद में चेंज करके बनाया गया
उसके बारे में लिखना है, उसमें भी कुछ चेंजेज हुए थे, ठीक है। तो आप इतना कर लोगे, ये काफ़ी है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो भाई काफ़ी था ये, और सॉलिडिटी आप खुद से बना लेना, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्या बोलते हैं 3rd चैप्टर फ्रांस की क्रांति, जो कि फिनिश हो गया, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।